नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। आर्टिकल 370 का नाम आते ही जहन में ऐसे कश्मीर की तस्वीर आती है जो इस देश का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद देश से बिल्कुल कटा हुआ था। ऐसा कश्मीर जहां दहशतगर्दों ने अपने पांव इस कदर फैला लिए थे कि अवाम की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। 370 के खत्म होते ही विकास की नई बयार इस क्षेत्र में देखने को मिली। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ इस प्रदेश के लोगों तक पहुंचने लगा। जम्मू कश्मीर की आबोहवा बदल रही है। विकास ने यहाँ पंख फैलाने शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सालों से दरकिनार कर दिए गए इस क्षेत्र तक अब पहुंचने लगा है। अंत्योदय के मूल मंत्र और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के प्रति समर्पित केंद्र सरकार ने दशकों तक उपेक्षित जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने के लिए एक नई रफ्तार दी है। नई केंद्रीय योजना के तहत 2037 तक 28,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना से प्रदेश में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर 70 साल की टीस को खत्म किया गया है। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक देश एक विधान एक प्रधान के संकल्प को पूरा किया गया। ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है। कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला। घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है। हाँ भाई, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो। टॉयलेट मिल जाएगा, 370 चालू रखो। रोजगारी मिल जाएगी, 370 चालू रखो। तनख्वाह 5,000 मिलती है, 15,000 हो जाएगी, 370 चालू रखो। और संस्कृति भाषा, बाकी सारे राज्य, इतनी सारी रियासतें जुड़ गई, सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया है क्या? 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है। और साच अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। अनुच्छेद 370 से मुक्ति के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हुआ। मुख्य धारा से कटे इस प्रदेश को वापस मुख्य धारा से जोड़ देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया, जिससे यह क्षेत्र विकास के नए सफर पर निकल पड़ा है। अनुच्छेद 370 के समाप्त हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए, 205 राज्य कानून निरस्त किए गए और 130 राज्य कानून संशोधित किए गए। प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के तहत 53 मेगा विकास परियोजनाओं में से 29 परियोजनाएं काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। प्रभावी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन के लिए केसर और बासमती को जीआई टैग मिला है। वहीं पुलवामा का उक्खू गांव, पेंसिलवाला गांव का टैग पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमालय की 137 पर्वत चोटियां विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं, जिनमें 15 चोटियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं। अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण मिल सका है, तो वहीं दलितों को उनके सभी अधिकार और डोमिसाइल मिले हैं। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों गोरखाओं को भी अधिकार और डोमिसाइल मिला है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया गया है। अभी समाजवाद की और सेकुलरिज्म की और इन तमाम चीज़ों की बातें खूब होती है। धारा 370 लगे रहने के कारण से वहाँ के दलितों को अधिकार नहीं था। आपको पता है, वहाँ के दलित सिवाय बाथरूम में काम करने के किसी काम के लिए उनको अधिकारी नहीं माना गया था। वो हमारे आपकी तरह कहीं ऑफिस में काम नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, उसको बर्दाश्त किया जा रहा था इतने दिनों से। ये केवल एक धारा की बात नहीं है, हिंदुस्तान के आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आप जिस गरीब की बात कह रहे हैं, उसको एक जाति के नाम पर, उसको एक काम विशेष के लिए, ऐसा भी नहीं कहा गया था कि ये काम वो करेंगे बाकी भी काम कर सकते हैं।
तुम केवल यही काम करोगे। बार बार हम सुनते हैं वहाँ पे लोगों को हक नहीं था चुनाव लड़ने का। अभी जो नई परिसीमन हुआ है उसमें सीट्स मिले हैं लोगों को, SC ST को, वो नहीं था, हक मिला है उसमें। तो केवल उसमें देखना कि हमें क्या मिला, आपको क्या मिला, जो सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा था उसको क्या मिला। अगर उसमें कोई इजाफा हुआ है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। वो इस सरकार ने 70 सालों के बाद उस गलती में सुधार कर दिया है। शेष भारत में रह रहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लोग, जिन्हें 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट मानने से इनकार कर रही थी, उन्हें आज डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी जाति संप्रदाय की महिला राज्य से बाहर शादी करती थी तो उसके सभी अधिकार छीन लिए जाते थे। आज स्थिति बदल चुकी है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा और विकास की रफ्तार पर लगाम लगाने की अनेक कोशिशें हुई और हो रही हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। इस पर याचिकाकर्ता को मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 के विरुद्ध मुख्य याचिकाकर्ता अकबर लोन की भारत विरोधी स्टेटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन को माफी मांगने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल ने सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर की किताब का रेफरेंस देते हुए कहा कि पटेल भी आर्टिकल 370 के सख्त खिलाफ थे। कोर्ट ने कहा कि भारत राष्ट्र महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्र ही नहीं रहा तो संविधान का क्या महत्व? भारतीय संविधान सर्वोपरि है। एक राज्य की संविधान सभा भारतीय संविधान सभा या संविधान से बड़ी नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 35 से फंडामेंटल राइट्स का हनन है। जजों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि आज तक इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जनमत संग्रह का कोई स्थान नहीं है। इतने से जब बात नहीं बनी तो जम्मू और कश्मीर विधानसभा में इसे मुद्दा बनाया गया। बीस 25 साल पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, हो सकता उससे भी पहले हो, एक प्रस्ताव पारित किया था अमेरिका सरकार के विरुद्ध में। तो वो वाली बात है कि जो आपका प्रेरोगेटिव नहीं है, जो आपका क्षेत्र नहीं है, उसके बारे में आप अपने खुश होने के लिए किसी का कुछ कर लो जिसका कोई असर नहीं होने वाला है, मजाक हास्य का पात्र ही बनेंगे। उनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है वो, उसके बारे में वो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय में इस तरह के वादे जनता को भ्रमित करने के लिए किए थे, तो अब जनता के बीच जाएंगे किस मुंह से? तो वो जस्टिफाई करने के लिए वो हंगामा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल इतना ही है, जो कि उनका सॉर्ट आउट हो गया अपने हिसाब से। वो खुश हो गए कि जनता में ये मैसेज चला गया कि हम उनके लिए 370 लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उनको भी पता है, वो हमसे आपसे बेहतर वो जानते हैं कि ये संभव नहीं है, हो भी नहीं सकता है। धारा 370 तो आप ये समझ लो सिंपल सा एक लाल बत्ती थी जिसके कारण से लोगों को रुकना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था। अब वहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे बन गया, तो उसको छोड़ के कौन लाल बत्ती पे रुकना पसंद करेगा? एक्सप्रेस हाईवे का वो मिल गया, सीधा लाभ मिल गया, लाल बत्ती ख़त्म हो गई, तो वो हो गया है। वहाँ के भी लोग ये राजनीतिक तौर से केवल जो पार्टी अभी सरकार में है वहाँ पे वो अपनी जनता को, अपने समर्थकों को खुश करने के लिए ये किया है। और इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा उनका उद्देश्य भी नहीं है। 6-7 दशक तक पहली बार बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में तब पहुंचा जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से
आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। जम्मू और कश्मीर के साथ अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग व्यवहार किया जाता था। इसी वजह से यह राज्य मुख्यधारा से अलग थलग पड़ा था। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थीं। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, किंतु यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। आखिर ये आर्टिकल 370 आया कैसे? क्या इसके विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाई गई? इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। राज्यों और केंद्र के अधिकार को लेकर संविधान सभा में गहन विचार विमर्श हुआ। कई मामलों में राज्यों को स्वच्छंद रखने की कवायद भी हुई। लंबी चर्चा और बहस के बाद देश का संविधान अस्तित्व में आया। I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों ने भारतीय संविधान में आस्था दिखाई। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना संविधान, अपना प्रधान नियुक्त करने का अधिकार था। दरअसल अनुच्छेद 370 का जन्म एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत हुआ। यह वैसा ही था जैसे देश का मुकुट जम्मू कश्मीर देश के माथे पर सजा तो रहे, किंतु उसे माथे पर बने रहने का अधिकार किसी और के पास हो। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय उसी विलय पत्र के अनुसार किया गया जिसके आधार पर शेष सभी रजवाड़ों का विलय हुआ था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र में लिखा था, मेरे इस विलय पत्र की शर्तें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं की जाएंगी, जब तक कि मैं संशोधन को इस विलय पत्र के पूरक के रूप में स्वीकार नहीं करता। राजा हरि सिंह ने साफ किया था कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को किसी भी संशोधन के जरिए बदला नहीं जा सकता। इसे बदलने का अधिकार सिर्फ हरि सिंह के पास होगा। पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं हो और इसके लिए वह हर संभव प्रयास कर रहा था, किंतु हरि सिंह ने ऐसा नहीं होने दिया और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय संभव हो सका। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। आम जनता की सहमति से ही सभी रियासतों के विलय की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उस समय 562 रियासतें थीं। उनमें से किसी भी राजा के सामने यह शर्त नहीं रखी गई कि उनकी रियासत का भारत से एक्सेशन यानी अधिमिलन तब किया जाएगा जब किसी एक व्यक्ति विशेष को राजा अपनी सत्ता सौंप देगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही वह रियासत थी जिसके संदर्भ में महाराजा हरि सिंह के सामने शर्त रखी गई कि शेख अब्दुल्ला को जेल से निकाला जाए और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सत्ता उसे सौंप दें, तभी उनकी रियासत का भारत से अधिमिलन होगा। इसीलिए जम्मू कश्मीर के अधिमिलन में देरी हुई
जिससे पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिल गया। इन सब के बीच पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। भारतीय सेना ने करीब 15 महीने तक इनके हमले को नाकाम किया। जनवरी 1949 में युद्ध विराम की घोषणा हो सकी। 1947 15 अगस्त को तो हम विधिवत वैसे स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज चले गए थे और हम किसी ये न भारत न पाकिस्तान के साथ मिले थे। लेकिन वो स्वतंत्रता 2-2.5 महीने रही, उसके बाद पाकिस्तान का हमला हो गया और पाकिस्तान के हमले के कारण ही ऐसी परिस्थिति बनी कि पिताजी ने भारतवर्ष को कहा कि आप हमारी सहायता करो। तो उन्होंने कहा भाई आप हमारा अंग ही नहीं है तो हम सहायता कैसे कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने हस्ताक्षर किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। संविधान सभा में जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किए जाने को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई थी। इसके लिए विलय की प्रक्रिया में समय समय पर बदलाव किए गए। महाराजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने के कारण जेल में बंद शेख अब्दुल्ला ने भी जेल से छूटने के लिए पहले राजा से माफी मांगी, लेकिन बाद में नेहरू के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह को राज्य से बाहर निकाल दिया और जम्मू कश्मीर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसी शेख अब्दुल्ला ने पहले 370 को लाने में भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1951 में राज्य की संविधान सभा के चुनावों में गड़बड़ी कर प्रजा परिषद पार्टी के नामांकन रद्द करवा दिए और 75 की 75 सीटों पर अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को संविधान सभा में ले गया। 75 के 75 सदस्य संविधान सभा में भेजने के बाद शेख ने अपने रंग दिखाने शुरू किए और अन्य रियासतों की तरह भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करने की बजाय कहा कि जम्मू कश्मीर के पास स्वतंत्र रहने का हक है। हम भारतीय संविधान को पूरी तरह से नहीं मानेंगे। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, अपना झंडा होगा, अलग प्रधान होगा। शेख की इन अलगाववादी नीतियों के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लाखों लोग खड़े हो गए। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहला राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को सामने रखकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में शामिल लाखों लोगों की आवाज बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं हो सकते। 11 सितंबर 1964 को अनुच्छेद 370 हटाने के लिए लोकसभा में बिजनौर से निर्दलीय सांसद प्रकाश वीर शास्त्री एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। जम्मू कश्मीर के सांसद अब्दुल गनी गोनी ने प्रकाश वीर शास्त्री को इस बिल को लाने के लिए बधाई देते हुए कहा, सच यह है कि कश्मीर के विलय के पत्र को 1947 में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया था, परंतु तत्कालीन महाराजा ने इस विलय पत्र में कुछ शर्तें रख दी थी। इसका अनुसमर्थन कश्मीर की जनता से कराया जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में भी कश्मीर की विधानसभा ने 1954 में निर्णय कर लिया था। यह निर्णय शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। बाद में इसी निर्णय को बख्शी गुलाम मोहम्मद ने आगे क्रियान्वित किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में केंद्रीय सरकार को लिखा, परंतु खेद है कि केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किन कारणों से ऐसा नहीं किया, यह तो वही जाने। अब्दुल गनी गोनी ने कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सादिक पर आरोप लगाया कि पहले वह 370 हटाने के पक्ष में थे, किंतु प्रधानमंत्री पद पर आने के बाद सांवैधानिक कठिनाइयों का हवाला देकर उन्होंने इसे हटाने में अपनी असमर्थता जताई। अपने भाषण के अंत में उन्होंने यह आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का निर्णय ले लिया जाए, जिससे विरोधियों की राजनीतिक पराजय हो जाए और कश्मीर भारत का अभिन्न रंग पूर्ण रूपेण बन जाए। ज्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इनमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर के ही एक कांग्रेस के सांसद समनानी ने कहा, सर्वोच्च संस्था द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो कश्मीर को अपवाद बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमें देश के नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। फिर यहाँ तक कि पार्टी स्तर पर हमें कांग्रेस का पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता है।
पार्टी कार्यालय की सूची में जम्मू और कश्मीर के किसी भी पार्टी का नाम नहीं है। हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, मैं इस भेदभाव का कारण जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि केंद्र या राज्य कौन सी सरकार अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकती है। कश्मीरियों को इस प्रकार सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। विधेयक पर गहन चर्चा के बाद इसे टाल दिया गया। प्रकाशवीर शास्त्री ने 18 मार्च 1966 को फिर से 370 हटाने का विधेयक सदन में पेश किया और एक बार फिर से कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कराने में असफल रहे। जम्मू कश्मीर की स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 30 अगस्त 1968 को प्रस्ताव पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, कश्मीर को हम भारत माता का किरीट कहते हैं, मुकुटमणि कहते हैं, लेकिन कश्मीर राज्य का झंडा अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। भारत का संविधान जब शेष सब राज्यों के लिए उपयुक्त है, तो क्या वह जम्मू कश्मीर के लिए उपयुक्त नहीं है? भारत की जो नागरिकता भारत के 50 करोड़ नागरिकों के लिए आदर और गौरव का विषय है, तो वह जम्मू कश्मीर के 40 लाख नागरिकों के लिए गौरव का विषय क्यों नहीं है? हमारा तिरंगा सारे देश का प्यारा और सबकी आंखों का तारा है, लेकिन तिरंगे के साथ कश्मीर में अपना अलग झंडा बनाया हुआ है। जब सभी देशी रियासतों के झंडे अतीत के गर्भ में विलीन हो गए, तो केवल जम्मू कश्मीर का अलग झंडा रहे, इसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। प्रश्न यह है कि जम्मू कश्मीर और शेष भारत के बीच में यह द्वैत कब तक चलेगा? यह दुविधा कब तक चलेगी? जहाँ द्वैत है वहाँ दुविधा है, और जहाँ दुविधा है वहाँ पृथक्करण है, अलगाव है। जम्मू कश्मीर के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र की थी, किंतु इस राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ बस नहीं सकता था। वाजपेयी जी ने इस अजीबोगरीब नियम को भी आड़े हाथों लेते हुए बेबाकी से अपनी बात रखी। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत का जो जवान, हमारी सेना का वीर युवक जो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, वहाँ की जमीन की रक्षा के लिए अपनी जान दे सकता है, वो जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकता, जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता? क्या यह विचित्र बात नहीं है कि भारत की जनता की गाढ़ी कमाई की जो पूंजी जम्मू कश्मीर में पानी की तरह से बहाई जा सकती है, उसके खर्चे का हिसाब किताब मांगने का अधिकार यह संसद नहीं रखती है? जम्मू और कश्मीर से 370 को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाए जाते, किंतु किसी न किसी कारण से वह अपनी परिणति तक पहुंच नहीं पाते। अनेक दिग्गज नेताओं ने संसद के गलियारे में अनुच्छेद 370 के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, पर वह कहीं न कहीं दब गई। 5 अगस्त 2019 का दिन ऐतिहासिक और शुभ रहा, जब एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का स्वप्न देखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित उन सभी लोगों का सपना पूरा हुआ जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बंधा देखना चाहते थे। एक बड़ी ऐतिहासिक भूल का खामियाजा भारत का अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर 7 दशक तक झेलता रहा। उस ऐतिहासिक भूल सुधार में लंबा समय लगा, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संसद ने इसे अंजाम दे ही दिया। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता आज भी प्रासंगिक है। फिलहाल कार्यक्रम में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.